सबका मिक्सचर होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। सारी सियासतदान जितनी जमातें हैं उनमें से कोई सारे थोड़े थोड़े बंदे लेके एक नई जमात बनाई जाए और उसको चांस दिया जाए, तो आई थिंक सो। तो अभी भी तो ऐसा ही है, पीडीएम में क्या है, सारा मिक्स अचार ही तो है। पीडीएम में भी मिक्स अचार है, लेकिन उनकी अपनी आइडेंटिटीज अभी भी बरकरार है ना। पीएमएलएन की अपनी आइडेंटिटी है, पीपीपी की अपनी आइडेंटिटी है, फजलुर रहमान साहब की अपनी आइडेंटिटी है। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि सारी जमातों में से थोड़े थोड़े बंदे लेके एक नई जमात बनानी चाहिए, तो इस तरह तो पहले हुकूमत कर रही है, 13 जमातें मिलके मुल्क को चला रही हैं, तो मुल्क में बेहतरी क्यों नहीं आई? बिकॉज इस टाइम उनके अपना मफाद सबसे आगे है, बिकॉज दे आर वहाँ पे वो इसलिए अपने केसेस वगैरह ख़त्म करवा सकें और बाकी सारा अपनी जेबें भर सकें। पहले पीटीआई थी तो वो भी यही कर रही थी, उनके जितने एमएनएस वगैरह थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भी यही काम किया, ये भी अभी वही काम कर रहे हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने की तैयारियां कर रही है, तो दूसरी तरफ इमरान खान को हटाने की तैयारियां कर रही है। अगर इमरान खान को हटा दिया जाता है, आप क्या समझते हैं ज्यादा वोट किसे पड़ेगा? अगर इमरान खान को हटा दिया जाता है, ऑलरेडी वो एक किस्म का माइनस हो ही चुके हैं, मजीद अब वो फॉर्मली अनाउंस होना है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो आई डोंट थिंक सो खास उनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बहुत दफ़ा पहले हो चुका हुआ है। खान साहब के होते हुए अल्ताफ हुसैन के साथ भी ये हुआ, वो भी उस टाइम उस पोलिटिकल सेटअप का हिस्सा थे। अल्ताफ हुसैन को भी कराची से हटाया गया था, तो लोगों ने उसके बावजूद, कराची स्टिल रनिंग, इसी तरह कह लें कि मुल्क आगे जाएगा, चाहे खान हो ना हो, बाकी सियासतदान हो ना हो, मुल्क तो आगे जाएगा। मुल्क आगे जाएगा, मुल्क आगे जाएगा। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि नौजवान पाकिस्तान के अंदर रुकना नहीं चाहते, भाग रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवान चाहते हैं कि उनको वीजा टिकट मिले और वो फ्लाई करें और पाकिस्तान से भागें। अगर फ्लाई करने के पैसे नहीं उनके पास तो वो डंकियां लगा के भागना चाहते हैं, क्या वजह? सर देखें, अगर आपको, मेरा नहीं ख्याल किसी ने ये, मेरे ख्याल में आपको बल्कि किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि डंकी सस्ती होती है। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात नोटोरियस है, बहुत बदनाम है डंकी के हवाले से। हमारे यहाँ पे हर दूसरा नौजवान जो होता है घर से बाहर होता है। सो असल में जो लोग डंकी लगाते हैं वो एक शॉर्टकट के तौर पे, हम मनहाइसुल कौम जो एक है ना, हमारे अंदर एक हम मेहनत से कतराते हैं और हमारा दिल करता है हम दिनों में अमीर हो जाएं। हम एक दिन जाएंगे, हम एक बंदा जो यूरोप में वो पिछले 15-20 साल से सेटल होता है, हम कहते हैं यार उसने कोठी बना लिया तो हम भी आज जाएंगे, यूँ इस रास्ते से जाएंगे तो इस तरह हमारी कोठी बन जाएगी, और इसी चक्कर के अंदर हम डंकी लगाते हैं और डंकी लगा के हम हार जाते हैं, उसके बाद जान की बाजी हारते हैं। तो इसमें अगर हम सियासतदानों को दोष दें तो मेरा नहीं ख्याल वो एक सही चीज़ है, क्योंकि सियासतदान तो कोई भी हमें नहीं कह रहा कि आओ यार आप यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। पाकिस्तानी नौजवान जो मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सबसे बड़ा जो है हमारा एजुकेशनल सेटअप है, उसके बाद हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स वगैरह जितने होते हैं, जो आप कह रहे हैं कि आपका मुल्क छोड़ने का जो जिम्मेदार है आपका एजुकेशनल सिस्टम है। मैंने अभी एक इंटरव्यू किया है एक पढ़े लिखे नौजवान का, जो कि MBS डिग्री होल्डर है वो, और वो बाइकियां चला रहे थे। ऐसा ही है, मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं पिछले 6 साल से बेरोजगार रहा हूँ। आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को दोष ना दें। अगर वो ठीक होता तो हमें नौकरी ना मिल जाती। आप सोचें, हम डिग्रियों पे डिग्रियों, यानी एक फैक्ट्री लगाई हुई है जिसमें डिग्री होल्डर्स पैदा हो जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो जॉब्स ही नहीं है। वरना बाहर के मुल्कों में क्या होता है, वो क्रिएटिव डिग्रीज पैदा करते हैं। हमारे यहाँ पे तो उस तरह की कह लें कि लकीर के फकीर वाली डिग्रियां चलती आ रही हैं। पाकिस्तान बना था तब भी जो मेजर इंजीनियरिंग थी यूईटी के अंदर लिस्ट लगती थी, तब भी इलेक्ट्रिकल सबसे ऊपर होती थी। आज 2023 आ गया, इलेक्ट्रिकल अब भी सबसे ऊपर है। बाहर के मुल्कों में तो सारे ट्रेंड्स चेंज होते हैं। हमारे तो यहाँ पे सिलेबस अभी भी हम इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं या जो अंग्रेज ऑथर्स होते हैं उनकी पढ़ते हैं, पाकिस्तानी ऑथर्स तो किताबें तक नहीं लिख सकते। हमारा एजुकेशनल सेटअप इतना अच्छा होता तो आपको फिर रिजल्ट नजर आना चाहिए था। हम चाइना की मिसाल देते हैं, खान साहब कहते रहे चाइना, हर बंदा, हम चाइना से कर्जा लेते हैं, सीपैक हमारा चाइना के थ्रू आया हुआ है। तो चाइना के अंदर पाकिस्तान के एटलीस्ट आपको इस टाइम जो BS के बाद लड़के होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट कह लें कि 30% स्टूडेंट्स जो है CSE चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे जाते हैं, वहाँ पे उनको पे भी मिलती है, सब कुछ होता है। चाइना ने इस तरह तरक्की की है, उन्होंने अपने एजुकेशनल सेटअप के थ्रू तरक्की की है। आप इंडिया को देख लें, इंडिया के ग्रेजुएट्स IT के अंदर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। इंडिया दुनिया की दूसरी सिलिकॉन वैली कहलाता है, तो उसमें सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि वहाँ पे एजुकेशनल सेटअप बहुत आगे है। इंडिया की IITs जो हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, उनका पूरी दुनिया के टॉप 10 में रैंकिंग्स में आते हैं। हमारे तो 555 पे आके नस्ट आती है और हम खुश हो जाते हैं कि हमारी 555 पे आ गई। रीज़न ये है। आपको क्या समझ आ रही है इस वक्त का जो हालात चल रहे हैं, सियासी सूरत हाल है, सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं, मुल्क के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। कौन सा सियासी लीडर पाकिस्तान को इन मुआशी बहरानों के अंदर से निकाल सकता है? देखिए, कहते हैं ना, टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। हर इंसान की कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं।
अगर हम कहें क्योंकि एक सियासी लीडर ऐसा कर सकता है तो टू बी ऑनेस्ट कोई भी नहीं कर सकता। हमें ये मानना पड़ेगा कि हर इंसान अपनी गलतियां भी लेके आता है, अपने फ़वाइद भी लेके आता है। जो भी सियासतदान आता है हर एक के अपने कुछ कह लें कि एक्सपेक्ट्स होते हैं, अपनी डायरेक्शंस होती हैं, उन्होंने गोल सेट किए होते हैं। हमारा इशू ये है कि जो बंदा आता है वो पिछले के जितने गोल सेट होते हैं उनको नलीफाई कर देता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन आ गए, ज़का अशरफ आने वाले हैं। आज उन्होंने पहला जो बयान दिया वो उन्होंने ये दिया है कि जो हाइब्रिड मॉडल है एशिया कप का वो तो अच्छा नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब सोचें ना, एक बंदा नजम शेट्टी बेचारा इतने अरसे से कही जा रहा है, रमीज आचा ने भी कहा था हम यही काम करेंगे, नजम शेट्टी ने उसको सेकंड किया और उन्होंने वही काम किया, लेकिन अब नया बंदा आ रहा है वो कह रहा है हम ये नहीं करेंगे। सेम हमारे इसी तरह होता है। आप देख लें, पहले जो शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ के दौर में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, उनको रोक दिया गया। खान साहब के दौर में उनके अपने शुरू हुए, अब जो दूसरी हुकूमत है वो बेचारी उनको दबा के बैठ गई हुई। पंजाब के अंदर इस टाइम परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम उन्होंने गुजरात और मंडी बाउद्दीन वाले रोड्स थे उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई। जैसे ही निगरान वज़ीर आला साहब ये मोहसिन साहब आए, उन्होंने बंद करवा दी। तो इसमें हर इंसान के जितने भी हमारे सियासतदान हैं सब ही जिम्मेदार हैं और कोई एक बंदा नहीं निकाल सकता। इसमें मिसाक मईशत की ही ज़रूरत है मेरा। आप अपनी जिंदगी के अंदर पाकिस्तान में चेंज देख रहे हैं? हाँ, हम होपफुल, अल्लाह करे आ जाए। नहीं, आपको उम्मीद है? आपको वैसे लगता है, कभी आपने वैसे गेस किया हो कि यार शायद मेरी लाइफ के अंदर पाकिस्तान के अंदर चेंज है? आपको ऐसा लगता है? जी डेफिनेटली, बीइंग अ मुस्लिम हमें अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह खुद फरमाता है ला तकनकू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदे तो आखिरी दम तक मेरी रहमत से नाउमीद मत हो। सो दैट्स व्हाई आई एम होपफुल। और इकबाल भी कहते हैं पबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। उम्मीद रखना एक जायज़ बात है, अल्लाह पाक से उम्मीद लगाए रखना ये बिल्कुल एक अच्छी बात है। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अगर करप्ट हुक्मरान इसी तरह मुसल्लत रहे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा? देखें, असल में हम करप्ट की कितनी गर्दान सुन चुके हैं पिछले कोई 8-10 सालों में मुख्तलिफ सियासतदानों से कि वो हम साबित भी नहीं कर सकते। बहुत सारे सियासतदान जो दूसरों को करप्ट कहते रहे हैं वो बाद में आके बयान दे देते हैं मुझे तो किसी ने कहा था। आपने बड़ा एक फेमस वो बयान सुना होगा 35 पंक्चर वाला, बाद में वो जिन साहब ने वो कहा था 35 पंक्चर लगाए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था मुझे तो किसी ने कहा था। इसी तरह कुछ ऐसा पहले आपने 1 साल पहले सुना होगा, एक साहब ने कहा था कि मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भी ये कुछ ऐसा 1 हफ्ता पहले JIT में उन्होंने बयान दिया कि मुझे किसी बंदे ने कहा था, मेरे पास खुद सबूत नहीं है कि किसने मेरे पे खिलाफ साजिश हुई या नहीं हुई, मुझे किसी बंदे ने कहा था। इसी तरह हम लोग सुन सुन के बंदों को करप्ट बना लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ये भूल जाते हैं हर बंदे की सर्विसेज हैं, हर बंदे ने कौम के लिए कुछ ना कुछ डिलीवर किया हुआ, चाहे हम किसी को भी ले लें। अब हमारे पास आमतौर पर हम नवाज शरीफ को करप्ट कहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ की जो CV है उसके ऊपर भी मोटरवे, उसके ऊपर भी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो उसने की हैं। इसके अलावा हम शहबाज शरीफ को खान साहब करप्ट कहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने मेट्रोज वगैरह कितना कुछ बनाया उनसे। अगर खान साहब उसके बरक्स कहते थे, जो KPK की मेट्रो थी BRT थी, BRT आज बंद हो चुकी हुई है। उनका ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था ना कुछ और अच्छा था, तो उस हिसाब से वो सारा कुछ आपके सामने है। सो हम अगर लोगों को करप्ट कहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इससे कुछ चेंज आएगी। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम अंधाधुंध लोगों की बातों पे वो यकीन कर लेते हैं और इसी वजह से फिर हम मार खा जाते हैं।